हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका के डैड राधिका और सानिया इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब सानिया राधिका के सामने आती है और उसके लिए स्टैंड लेती है। ये चीज़ राधिका को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राधिका के डैड को वो बहुत बुरी लगती है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राधिका का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। उसे घर ले जाने के बाद में उसे रूम में जा कर के बोलते हैं कि अभी तो मैं इस बारे में किसी को बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक छुपा भी नहीं पाऊँगा। इस बात से राधिका को इतना समझ में आ जाता है कि उसका डैड इस बारे में घर में तो किसी को नहीं बताने वाले। लेकिन अब वो करेगी क्या? सानिया उसका साथ छोड़ेगी नहीं। उसके डैड सानिया को साथ में रहने नहीं देंगे, तो वो करेगी क्या? वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ी बहुत खुशी भी होती है। जो कुछ भी सानिया ने कहा था कि तुम मेरे साथ में रहोगे, कोई कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें अपने साथ में रखूँगी, ये सारी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। वो कभी खुश होती तो कभी परेशान हो जाती। उसका दिल और दिमाग ऐसे कंफ्यूज थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सानिया ने जो कुछ भी कहा उन बातों को सुन करके सोच करके खुश हो, या फिर उसके डैड की बातें सुन करके वो परेशान हो। वो वहीं बैठी रहती है और सोचते सोचते वो सो जाती है। थोड़ा टाइम गुजरता है, उसके डोर पर नॉक नॉक होता है। वो अपनी आंखें खोलती और देखती है कि रात के 8 बज रहे हैं। तो खड़े होकर के अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, तो सामने राधिका के डैड थे। राधिका के डैड अंदर आते और कहते हैं, यहाँ बैठो। ऐसा बोल के उसे बेड की तरफ इशारा करते हैं। राधिका चुपचाप जा कर के बेड पर बैठ जाती है। वो कुछ भी नहीं बोलती। उसकी नज़रें नीचे होती हैं। जब उसकी नज़रें नीचे होती हैं, तब उसे सानिया की बात याद आती है कि नज़रें नीचे मत रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए वो अपना सर उठाती है और अपने डैड की तरफ देखती है। उसके डैड की तरफ देख कर उसे डर लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपना सर ऊपर करके अपने डैड की तरफ देख रही होती है। उसके डैड भी उसके पास में आके बैठते और कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, लेकिन तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। पहले तो मुझे तुम्हारा ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। अगर इस जगह अगर कोई लड़का होता, जो लड़की तुमने पसंद की है, उस जगह अगर कोई लड़का होता, तो फिर भी मैं कुछ सोचता, कुछ भी करके तुम्हारी शादी उससे करा देता। लेकिन लड़की, पहले तो मेरे तुम्हारा ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारा और उसका कुछ हो पाएगा। जितना है वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। लेकिन मुझे पता है तुम ये बात नहीं मानोगी। तुम तो क्या, अगर ये बात किसी को भी बोली जाएगी कि जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उसे छोड़ के चला जाएगा, तो यकीन नहीं करेगा। इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश भी मत करना। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम्हारे बड़े पापा को ये बात पता लगेगी, तो वो क्या करेंगे तुम्हें अच्छे से पता है। वो तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ में कर देंगे जो शायद तुम्हारा कभी ध्यान भी ना रखे। वो बिल्कुल अपने जैसे इंसान को पसंद करेंगे। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम्हारा बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। समझा रहा हूँ तुम्हें। उस लड़की का साथ छोड़ दो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखूंगा, ठीक है? ऐसे बोल के उसके सर पे हाथ रखते हैं और पहली बार वो एक हल्के से स्माइल करके रूम से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तब राधिका बहुत हिम्मत करके बोलती है, पापा। तो उसके डैड रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। तब राधिका अपने डैड की आंखों में देख करके बोलती हैं, आप मेरे लिए कोई भी लड़का ढूंढ लो, लेकिन साने जैसा कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मुझे नहीं पता कि इतने कम टाइम में मुझे उससे इतना प्यार कैसे हो गया।
मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर इतना विश्वास क्यों है। हाँ, आप सही बोल रहे हो कि रिश्ते शायद ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सानिया मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी वो हर एक चीज़, जो भी वो बोलती है, वो सब कुछ वो मीन करती है। उसने कहा है कि वो मुझे साथ में लेके जाएगी, मतलब लेके जाएगी, और मैं भी उसके साथ में जाऊंगी। हाँ, आप मेरे लिए लड़का ढूंढना चाहते हो, ढूंढ लो, लेकिन वो मुझे अपने साथ में लेके ज़रूर जाएगी। आई एम सॉरी। आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बट उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ज़रूरी है। आप सोच रहे होगे कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, क्या मैं ज़रूरी नहीं हूँ? आप ज़रूरी हो। आप, मम्मा, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट आई डोंट नो मैं इस वक्त पे क्या बोलूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितने आप इम्पोर्टेंट हो, उतना ही वो भी है, और मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है आप मेरी खुशी चाहते हो, और मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ में है, सिर्फ सानिया के साथ में है। पहले आप नाराज़ हो जाओगे जब मैं उसके साथ में होंगी, लेकिन जब आप मुझे हैप्पी देखोगे ना, तब आपकी नाराज़गी सारी गायब हो जाएगी। वो ये सारी बातें अपने डैड के सामने बिना घबराए, बिना अटके बोल रही थी। पहले वो थोड़ा बहुत ज़रूर घबरा रही थी, लेकिन जब वो सानिया की बात करना स्टार्ट कर देती है, वो एक बार भी बीच में भी रुकती भी नहीं है, और ये सारी बातें कही जा रही होती है। राधिका के डैड उसे देखते और कहते हैं, देखते हैं, ऐसा बोल के वो बाहर चले जाते हैं। राधिका अपना रूम बंद करती है। वो अपने डैड के सामने पहली बार इतना कुछ कही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखती है, अपनी हार्ट बीट फील करती है और बोलती है, मैंने डैड के सामने इतना सब कुछ कैसे बोल दिया। ओह गॉड, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है। ऐसा बोल के वो बेड पे लेट जाती है। वो अपने दोनों हाथों को फैला लेती है और आराम से बेड पे बिल्कुल फैल के लेट जाती है। फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। आंखें बंद करके बस सानिया के बारे में सोच रही होती है। वो सानिया के बारे में सोच रही होती है कि उसे विंडो के हल्के से खड़कने की आवाज़ आती है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि विंडो के पास में कोई खड़ा है। वो देख कर डर जाती है। वो चिल्लाने वाली होती है कि जो विंडो के पास में जो भी खड़ा होता है, वो बिल्कुल पास में आता है, उसके फेस पे हाथ रख कर बोलता है, क्या है, मरवाओगी क्या? वो सानिया थी। सानिया बहुत मुश्किल से आज पाइप से चढ़ करके डायरेक्ट सानिया के रूम में आई थी, सॉरी राधिका के रूम में आई थी। तो राधिका सानिया का हाथ उठाती है और बोलती, तुम पागल हो, तुम विंडो से कैसे आई, और तुम पागल हो, मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, तुम गिर जाती तो सानिया बोलती, तो मैं क्या करती, मुझे टेंशन हो रही थी कि आप ठीक हो गए कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, कब से फ़ोन करी, फ़ोन उठा नहीं रहे हो, मैसेज कर रही हूँ बात नहीं कर रहे हो, तो क्या करूँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। और आज तो आपके किचन की विंडो भी खुली नहीं है, तो मैं कैसे आती, इसलिए मैं चुपचाप पाइप से आ गई। वैसे मैंने ट्राई किया था आपकी विंडो से आने का, वो बंद थी, लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा बहुत झांक करके देखा, तो आपके डैड ना हॉल में बैठे हैं। उन्हें देख करके मुझे लगा कि अगर मैं इधर से गई, तो एकलौता जो मेरे पास रास्ता है कि मैं आपके पास में आ सकती हूँ, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप विंडो से आ गई। आपको पता नहीं है मुझे कितना डर लग रहा था। मुझे लगा आज तो मैं गई, लेकिन सोचा कि आपसे मिलने के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकती हूँ। और जो राधिका थी, वो सामने की बातें सुन रही थी। उसके बाद में उसे घूरती है। थोड़ी देर घूरने के बाद में राधिका बोलती है, सॉरी सानिया बोलती है, ऐसे क्या घूर रही हो? तो बोलती, नहीं, एक सेकेंड बताती हूँ।
ऐसा बोल के वो थोड़ी सी खड़ी होती है और एक पिल्लो उठाती है और राधिका को, सॉरी, सानिया को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें चोट लगी थी तो तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम करना क्या चाहती हो, अगर लग जाती तो लग जाती, तुम्हें आइडिया भी है तुम्हें क्या हो सकता था, और ज़्यादा लग जाती, तुम बेड रेस्ट पे हो जाती, तब क्या होता तुम्हारा, तुम्हें कितना पेन होता, तो तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है और सानिया बोल रही होती है, अरे मेरी माँ, इतना तो शायद मुझे गिरने पे भी नहीं लगती जैसे तो तुम मुझे मार रही हो, प्लीज़ यार मारना बंद करो, मुझे बहुत लग रही है। तो बोलती है, लगने दो, जब गिरती तब भी तो लगती ना, तो थोड़ा बहुत सह लो। तो बोलती है, अरे मेरी बात तो सुनो। तो बोलती, क्या सुनो, पाइप पे चढ़ के आने का मज़ा आता है ना तुम्हें। तो बोलती, अरे नहीं, वो मैं पाइप पे चढ़ के आने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं गिर सकती हूँ तो मैंने वो सीढ़ियाँ लगा ली थी। तो बोलती, सीढ़ी वो कहाँ से ली। तो बोलते, अरे वो आपके घर के पीछे की साइड में ना, एक ज़्यादा बड़ी तो नहीं बट थोड़ी सी रखी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, शायद कोई लाइट वाइट फिक्स करने के लिए रखी गई है। तो उससे मैं थोड़ी दूर तक आ गई, उसके बाद थोड़ा सा पाइप का सहारा लिया और ऊपर पहुंच गई। बहुत इजी था, मुझे लगा कि मैं तो गई लेकिन मैं बच गई सच में, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद नहीं करूँगी, बट प्लीज़ ना मारो मत, बहुत लग गई है। आ ऐसे बोल के अपना हाथ पकड़ती है, अपने शोल्डर पे हल्का सा रब कर रही होती है और बोलती है, इतना कौन मारता है यार, ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है। सानिया उसके पास में आती है, उसके दूसरे शोल्डर पे अपना सर रखती है और बोलती है, सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ, ऐसे हरकतें करोगे ना तो पिटाई करूँगी मैं तुम्हारी, समझ में आया तुम्हें, ऐसे मत किया करो, तुम्हें चोट लग जाती तो बोलते, मतलब आप ठीक हो है ना। तो बोलते, क्या है। तो बोलते, कुछ नहीं, बताओ ना, आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपके डैड ने क्या किया। तो फिर राधिका सब कुछ बताती है। तो सानिया बोलती है, आपके डैड आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बस जताते नहीं हैं। तो राधिका हल्का सा खड़ा होती है और बोलती है, मतलब। तो बोलती है, कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे, पहले थोड़े बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, उसके बाद में आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो राधिका बोलती है, अच्छा मैं बड़ी नहीं हूँ, मैच्योर नहीं हूँ। तो बोलती, नहीं, आप ना बड़े तो हो बट मैच्योर नहीं हो, समझ में आया। तो बोलती, तुम ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो बोलती, वो तो पहले ले चुकी हो, और कितनी लोगी मेरी जान, ऐसे बोल के स्माइल करती है। और फिर राधिका को हल्का सा साइड में पुश करती है, राधिका थोड़ा सा बेड पर नीचे गिर जाती है और राधिका के ऊपर सानिया आ जाती है। तो राधिका बोलती है, क्या कर रही हो। तो बोलती है, अधूरा काम पूरा कर रही हूँ। तो बोलते, मतलब। तो बोलते, मतलब कि ये कि पहले तो आपके डैड बीच में आ गए थे, बट अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे रुकने की ज़रूरत है, कैन आई। वह जैसे ऐसे बोलती है, राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो हल्का सा नर्वस होती है, दिल की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं। वो अपनी आंखें बंद रखती है, थोड़ी देर में ही सानिया वो राधिका की सांसें फील कर पा रही होती है, दोनों एक दूसरे की सांसें फील कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर में इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स के हल्के हल्के टच होने लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को हल्के हल्के टच कर रहे होते हैं। एंड देन इनकी किस धीरे 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 डीप होती है, और ये किस हल्की सी, सॉफ्ट सी, प्यारी सी और क्यूट सी थी। किस करने के बाद में राधिका हल्का सा शर्माती है और बोलती है, आई थिंक तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा सा awkward मोमेंट हो गया था, क्योंकि आज से पहले ये इतना क्लोज कभी नहीं आए थे। तो सानिया भी हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, आई थिंक सो, आप सही बोल रहे हो, बट आपको नहीं लगता कि वापस से अगर मैं बैल्कनी से गई तो मुझे चोट लग सकती है। तो बोलते, तो तुम डोर से जाओ, मैं देखती हूँ डैड है कि नहीं है। वो बाहर जाती है और देखती है डैड नहीं है, इसलिए वो किचन की विंडो से
सान्या को वापस बाहर भेज देती है। सान्या चली जाती है। ये दोनों फ़ोन पे कांटेक्ट के अंदर रहते हैं और इधर जो राधिका के डैड थे वो सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि ये अलग हो जाए, क्योंकि ये अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते थे, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ही उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। वो अपने मन की चीज़ें पहले ही नहीं कर पा रही थी और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना कि शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, बस उन्हें दिखाना नहीं आता था। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजर चुके होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। राधिका सानिया अब भी कांटेक्ट में होते हैं। सानिया अपने घर वापस जा चुकी होती है बहुत पहले ही। वहाँ पे अपने कैफ़े वो बिल्कुल सही से सेटल कर चुकी होती है। उसका वो कैफ़े काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। वो अब एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी काम खोल चुके होते हैं। एंड अब सानिया सोचती है कि ये सही टाइम है, अभी मेरा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मेरी जो ट्रेनिंग है और जो भी मेरा बिज़नेस है उसका स्टार्टअप भी मैं कर चुकी हूँ, तो यही सही वक्त होगा, मुझे जाना चाहिए राधिका को लेने के लिए, राधिका को अपने साथ में ले लेने के लिए। इसलिए वो अपने घर से निकल जाती है अपने फ्रेंड्स को बता करके कि अब जब वो आएगी तो अकेले नहीं बल्कि राधिका के साथ में आएगी। ऐसा बोल के वो निकल तो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि तेरा साथ देने के लिए हम भी चलते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है कि नहीं, सबको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगी और उसे लेकर के आ जाऊंगी। सानिया जैसे ही लखनऊ पहुंच जाती है वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करती और कहती है मैं लखनऊ पहुंच चुकी हूँ। अब तक राधिका को बताया नहीं है, बट आई थिंक सो कि मुझे उसे बता देना चाहिए। और आई डोंट नो मैं कैसे ये सब कुछ करूँगी, बट इतना मुझे पता है कि जो भी मुझे करना है वो आज ही करना होगा। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तो तुझे जो भी करना है जल्दी कर और जल्दी वापस आओ, हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और जेनी जेनी भी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी बहन क्यों गई है वहाँ पे, किस लिए गई है, वो सब कुछ जानती थी। जेनी छोटी ज़रूर थी पर इतनी भी नहीं कि ये सारी चीज़ समझ ना पाए। और सानिया वो होटल रूम में होती है और तब वो कॉल करती है राधिका को। राधिका को बोलती है कि बैग पैक कर लो, हम लोग निकलने वाले हैं। तो पहले तो राधिका को समझ में नहीं आता कहाँ निकलने वाले हैं, क्यों बैग पैक करना है, तुम लखनऊ आ रही हो क्या, घूमना है कहीं पे। तो बोलती नहीं, अब आप और मैं दोनों साथ होने वाले हैं। हाँ, आपकी जो भी कॉलेज की डिग्रीज हैं उन्हें अपने साथ में रख लो, हम लोग हमारे शहर जा रहे हैं, हैदराबाद, हम वहाँ जाएंगे, साथ में रहेंगे। आप कॉलेज जाना, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, अपना काम भी संभालूंगी, आप भी कुछ ना कुछ कर लेना, और ऐसे हमारी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। ये सारी बातें तो समझा रही होती है, बातें कर रही होती है। इन शॉर्ट ये एक प्लान बना रहे होते हैं जिसके हिसाब से इन दोनों को घर से भागना होता है। लेकिन जब राधिका ये सारी बातें कर रही होती है तब राधिका के डैड रूम से गुजर रहे होते हैं और वो सिर्फ इतना सुन लेते हैं कि ठीक है, हम आज रात को ही निकलेंगे और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो जब ये सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि उनकी बेटी यहाँ से चली जाएगी, अगर घर वालों को ये बात पता लगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो जाते हैं और बहुत सोच रहे होते हैं। अपने रूम में जाने के बाद में वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि वो क्या करें। सोचते सोचते शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। राधिका सबके साथ में खाना खाती है, खुश होती है, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है। लेकिन राधिका के डैड जानते थे कि इतना खुश क्यों है। राधिका ने अपने बैग में कुछ ज़्यादा कुछ पैक नहीं किया होता, थोड़ी बहुत चीज़ें रखी होती हैं और वो रेडी होती हैं अपने घर से भागने के लिए। वो अपने घर की विंडो से रात के टाइम पे बाहर निकल जाती है। राधिका के डैड वो जब भी देखते हैं तो वो तुरंत अपने रूम से निकलते हैं और नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। वो मेन डोर से बाहर निकलते हैं और तब देखते हैं कि सामने
राधिका और सानिया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहाड़ की तरफ भाग रहे थे। अब राधिका और सानिया भाग सिर्फ इसलिए रहे थे क्योंकि ये पूरी जो जगह थी ये रात के टाइम पे बिल्कुल शांत रहती थी, और जो सानिया के पास बाइक थी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। इसलिए उसने अपनी बाइक को थोड़ा दूर पे पार्क किया था, जो कि इस एरिया से थोड़ा सा दूर थी। इसलिए ये दोनों भाग रहे थे। लेकिन इन दोनों जब भाग रहे होते हैं तब इनके कानों में आवाज़ आती है, जो कि थी राधिका के डैड की। राधिका के डैड चिल्ला के बोलते हैं, राधिका, राधिका रुको, राधिका। वैसे बोल रहे होते हैं। राधिका और सानिया दोनों रुक जाते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो राधिका के डैड होते हैं। इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन सानिया राधिका का हाथ पकड़ती और बोलती है, अब नहीं रुकना है, अब प्लीज़, प्लीज़ अब नहीं रुकना है, अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहाँ पे फंसे रह जाएंगे, और फिर शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जो ना आप सोच सकते हो ना मैं। ऐसा बोल के वो सानिया का सॉरी राधिका का हाथ पकड़ती है और ये दोनों फिर से भागने लगते हैं। इनके पीछे पीछे राधिका के डैड भी भाग रहे होते हैं। इन दोनों के पीछे जा रहे होते हैं। ये लोग भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे राधिका के डैड भाग रहे होते हैं। राधिका के डैड फिजिकली इतने फिट होते हैं कि इन दोनों को पीछे आराम से कर पा रहे होते हैं। वो एजेड ज़रूर होते हैं लेकिन फिजिकली काफ़ी अच्छे से फिट थे, इसलिए इन दोनों को पीछे अच्छे से कर पा रहे थे। राधिका और सानिया भागे जा रहे थे। जहाँ पे सानिया ने बाइक पार्क की थी वो एरिया थोड़ा ज़्यादा दूर था। ये दोनों जाते हैं, और जो रोड साइड पे आपने देखा नहीं है कि एक लेफ्ट साइड में जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, और बीच में कई बार कुछ वो रखे होते हैं, बैरियर्स बैरियर्स रखे होते हैं। राधिका और सानिया जब भाग रहे होते हैं तब गलती से जो सानिया थी उसका थोड़ा सा डिस्बैलेंस होती है, जिसके कारण से राधिका को संभालने लगती है, और उसे संभालते संभालते वो खुद भी डिस्बैलेंस हो जाती है और जाकर के बैरियर के अंदर हल्का सा भिड़ जाती है। जैसे उस बैरियर के अंदर वो भिड़ती है, उस बैरियर के ऊपर एक लोहे का सा कुछ बना हुआ था, जिसके कारण से उसके पाँव में वो फंस गया था। वो उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, और जो बैरियर था वो बहुत ज़्यादा भारी था, वो निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। सामने से राधिका के डैड भागते हुए आ रहे थे। राधिका और सानिया दोनों वहाँ खड़े थे। ये दोनों ट्राई कर रहे थे कि राधिका का पाँव कैसे जैसे उस बैरिकेड से निकल जाए। ये दोनों यही ट्राई कर रहे होते हैं कि इन दोनों के कानों के अंदर एक और आवाज़ आती है, और वो आवाज़ होती है किसी ट्रक के हॉर्न की। उस ट्रक का हॉर्न बहुत तेज़ था। वो ट्रक दूर से ही आ रहा था, और जो भी ट्रक ड्राइवर था वो शायद ड्रिंकन था और ड्रिंक कर भी रहा था। वो हॉर्न हॉर्न करते करते अपने ट्रक को आगे की तरफ लेते जा रहा था। राधिका और सानिया दोनों वहीं खड़े थे। राधिका सानिया को बोलते, सानिया तुम यहाँ से जाओ, वो ट्रक तुम्हें भी ठोक देगा, प्लीज़ तुम जाओ। लेकिन सानिया वो यहाँ से जा ही नहीं रही थी। वो बोल रही थी, नहीं जाएंगे तो दोनों, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा करते करते ये दोनों पाँव निकालने की कोशिश करते, फाइनली पाँव निकल जाता है, लेकिन वो ट्रक इन दोनों के अंदर भिड़ जाता है। इन दोनों का एक गंदा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा। इन दोनों के फेस से, हेड फोरहेड से, हर जगह से ब्लड निकल रहा था। जो राधिका थी वो एक साइड में थी, और जो सानिया थी वो दूसरे साइड में गिरी हुई थी। जो सानिया थी वो अब भी थोड़े होश में थी। वो खड़ी होती है, वो अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा देती है। उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी का पूरा सहारा लेकर के, अपनी बॉडी को कैसे जैसे हैंडल करके, वो सिर्फ उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा होता है, राधिका, राधिका, राधिका। ऐसे बोलते बोलते वो राधिका के पास में पहुंचती है, और राधिका के पास जाते ही वो वहाँ बेहोश हो जाती है। राधिका पहले ही बेहोश हो चुकी थी, ये दोनों से बेहोश थे। और उस वक्त राधिका के डैड, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है। उनकी आंखों में आंसू होता है क्योंकि उनकी बेटी उनके सामने अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक उनकी बेटी थी, और उसके साथ में एक और लड़की थी जो उनके लिए अनजान ज़रूर थी,
लेकिन फिक्र उसकी भी थी। वो परेशान होता है कि वो इस वक्त क्या करें। उनका घर यहाँ से थोड़ी दूर पे था। आने जाने वाली गाड़ी से वो हेल्प मांग रहे थे। लगभग 5 मिनट तक वो आने जाने वाली गाड़ी से हेल्प मांगते हैं और थोड़ी देर बाद में एक गाड़ी आती है जो कि फाइनली रुक जाती है। वो गाड़ी कोई एक बूढ़ा सा आदमी ड्राइव कर रहा था। वो जैसे उसे देखते हुए बोलते हैं, प्लीज़ हेल्प करें मेरी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। वैसे बोल के उसे बहुत हेल्प मांगते हैं। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था कि वो हेल्प कैसे करें। वो ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये इनके लिए हेल्प मांग रहे हैं। तो उनकी फटाफट हेल्प करते हैं, गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और इन्हें लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जब इन्हें लेकर जाते हैं, दोनों का अलग अलग ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लगभग आधे 1 घंटा गुजर जाता है। दोनों का ऑपरेशन हो जाता है। दोनों खतरे से बाहर थे, लेकिन दोनों को ही अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि दोनों की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, इसलिए दोनों को भी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहा था। वो दोनों की हालत बताते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी भी थी। एंड आई थिंक सो आप में से बहुतों ने गेस कर लिया होगा कि यही रीज़न होगा जिस कारण से राधिका और सानिया दोनों अलग अलग है। बट मैं बता दूं कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था जिसके कारण से ये पता लगता है कि राधिका राधिका इस एक्सीडेंट के बाद में उसकी याददाश्त चली जाती है और उस याददाश्त में वो सानिया को भी भूल जाती है। बट सानिया सानिया 15 दिन तक होश में नहीं आती है। 15 दिन वो उस बेड पे पड़ी रहती है। 15 दिन उसे कुछ भी होश नहीं होता। 15 दिन बाद जब वो होश में आती है तो उसके मुंह से पहला शब्द निकलने वाला सिर्फ एक था और वो था राधिका। सानिया की पूरे फ्रेंड्स, उसकी बहन, सब वहाँ परेशान बैठे थे और उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था राधिका का। लेकिन उसे पता नहीं था कि राधिका उसे भूल चुकी है। उसके दिमाग में से राधिका निकल चुकी है। राधिका के डैड ने पूरी फैमिली के साथ में ये बहाना बना दिया था कि खाना खाने के बाद में हम दोनों वॉक के लिए बाहर निकल गए थे। और जब बाहर निकले तो मैं कुछ देर के लिए फ़ोन पे बात करने लग गया था और तब एक ट्रक ने इसे इसका एक्सीडेंट कर दिया। और इस बात पे सबने यकीन भी कर लिया था। थोड़ा बहुत उसके पापा को डांटा भी था, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो चुका था। राधिका की जो हेल्थ कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे डैमेज उसके ब्रेन पे ही हुआ था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनकी मेमोरी जा चुकी है और वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत कम चांसेस है इनकी मेमोरी वापस आने के। बट क्या ये एंड था? बट क्या इनके पास्ट का ये एक सिरा एंड था? क्या इसके बाद में इनका दोबारा मिलना कोइंसिडेंट था? लेकिन हमने तो देखा था कि राधिका के डैड वो सानिया को एक्सेप्ट कर चुके थे। इन सब के पीछे का रीज़न क्या था? हाँ, अब भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपका जो एक सवाल था कि ये दोनों अलग क्यों हुए, उसका एक छोटा सा पार्ट तो आपको पता लग ही गया। एंड होप सो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या क्या हुआ। एक्चुअली अगर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बताती हूँ। होप यू डोंट माइंड। होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।